नाजरीन को मेरा सलाम, मैं हूं जुगनू मोहसिन, आप देख रहे हैं खबरनाक। वजीर आजम ने कहा है कि हुकूमत फिल्म को फ़रोग देगी, लेकिन असल फुकदान फिल्म का नहीं बल्कि अदब का है। कहाँ हैं हमारे अदीब, कहाँ हैं हमारे शायर? आजकल पाकीज़ा जैसी बेहतरीन फिल्म क्यों नहीं बन सकती? ये 1972 की बनी हुई फिल्म इंडियन फिल्म का क्लासिक है। इसको बनाया अदीब और हिदायतकार कमाल अमरोही ने, जिसमें उनकी बेगम मीना कुमारी ने हीरोइन का रोल अदा किया और हीरो थे राजकुमार। अशोक कुमार ने भी इसमें काम किया, लेकिन 17 साल लगे फिल्म बनते बनते, सरे राह चलते चलते। आज हमने मद्दू किया है पाकीज़ा के कुछ किरदारों को। आइए इनसे मिलते हैं। राजकुमार साहब। आदाब अर्ज है। आदाब आदाब मैं कहती चलूँ राजकुमार साहब और बाकी सबको कि आज हम बिल्कुल नस्तालिक उर्दू में आपके सामने प्रोग्राम पेश करें। हमें आपने बुलाया, हम आपकी शुक्रगुजार हैं। खुशी इस बात की है कि आज हमारे साथ हमारी साहिब जान भी मौजूद है। अगर ये साहिब जान है तो मालूम नहीं कि भाईजान कैसे होंगे। हम तो नवाब साहब की मोहब्बत में पागल हो चुके। लगता है मुझे। निकलो नवाब साहब किते एटी ना कट मारे। नवाब साहब, साहिब जान, नवाब साहब, साहिब जान। आइए आपकी और इंट्रोडक्शन करवाते हैं। कमाल अमरोही साहब, शुक्रिया। उनके साथ नवाब साहब, नज़ारे लाल मियाँ, उनके साथ ठुमरी बेगम और उनके साथ हमारी मॉडल जुनैरा उर्फ जूनी। साहिब जान, आपके पैर देखे, बहुत खूबसूरत हैं। इनको ज़मीन पे मत रखिएगा, ज़मीन मैली हो जाएगी। फिर नामाकूल बात छोड़ें। अब आप मुझे बताइए नवाब साहब, आप साहब जान को मिलने आए हैं? जी हाँ, इनके कदमों की थिरक हमें दिल्ली से यहाँ खींच लाई, लेकिन जब इनका हुजम देखा तो बेड़ा ही गर्क हुआ इनका। तो आपने अपना हुजम नहीं देखा? वो खैर, हम तो ठहरे इनके आशिक जी। इनको तो चाहिए कि अपनी स्मार्टनेस का ख्याल रखते। हाँ, तो आपको नहीं चाहिए कि आप अपनी स्मार्टनेस का भी ख्याल रखें? नवाब सलीम। पूरा नाम लीजिए। क्या नाम है आपका पूरा? मियां नवाब सलीम। क्या कमाल किया है कमाल अमरोही साहब ने कि शायरों के अच्छे काम फिल्म में परो दिए मोतियों की तरह। गालिब को कोट किया है इसमें और इकबाल को कोट किया है आखिर में जाके। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका दिल पाक है, इसलिए इसको पाकीज़ा बनाया गया और उसकी और हीरो का अज़्म जो है और उनकी मोहब्बत रंग लाती है और जालिम समाज के सामने दोनों खड़े होते हैं और आखिर में उनकी मोहब्बत फतह हासिल करती है। हमने तो अपना फन साहिब जान से ही सीखा है। वाह वाह, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अरे पूरा लखनऊ बिक जाता अगर साहिब जान की एक एक कदम की अगर हम वसूली करते तो। मैं 10 अगे बोलिया कर वे नखत्ती दिया बच्चिया, मेरा तरा निकल गया। ये सब कुछ आपका किया धरा है पीआरओ साहब। अगर आप हमें पहले बतला देते कि इनकी ये हालत हो चुकी है तो हम किसी मंडी मवेशियां का रुख कर लेते। मीना कुमारी अपने करियर में चाइल्ड स्टार भी रही हैं, हीरोइन भी रही हैं, कैरेक्टर एक्ट्रेस भी रही हैं और उनके बारे में दिलीप कुमार जैसे शख्स ने कहा कि मैं जब मीना कुमारी के सामने काम करता हूं तो मेरी ज़बान लर्ज जाती है। हीरोइंस रेखा, राखी, जितनी भी उसके बाद आई हैं, जया भादुरी, शबाना आज़मी, सब ने कहा है कि अगर हम मीना कुमारी के साथ काम कर सकते या उनको देख सकते तो हम मुस्तफीज़ होते। इस फिल्म को बनते बनते भी इतनी देर लगी जिस तरह हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को देर लगती है। आप इस फिल्म में झलक देखते हैं नवाबी कल्चर की। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, ये सारा नवाबी कल्चर हिंदुस्तान में गायब हो गया। और क्यों गायब हो गया? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सोशलिस्ट हुकूमत थी। उन्होंने वहाँ आके सब जागीरें ले ली, लैंड रिफॉर्म करके छोटे छोटे टुकड़े ज़मीनों के बना दिए और ये ताल्लुकदारी का निज़ाम ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान में ऐसा ना हुआ। पाकिस्तान में यही जागीरदाना निज़ाम कायम रहा और आज तक कहीं कहीं कायम है। मियां नवाब सलीम साहब, आपको तो सुरखरू होना चाहिए, पनामा में आपका नाम नहीं आया। खुदा न करे कि हमारे नवाब साहब का पनामा में नाम आए। ये दुपट्टा छड़ दे, तेरा मामा सौरा बैठा है। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए
खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे पनाम आए, खुदा करे। अच्छा अमरोही साहब, हम तमाशा अहले कलम देखते हैं, आप ये बताइए कि आपने जब ये फिल्म तहरीर की और फिर आपने प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, तो आपके जहन में क्या था? जुगनू, सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ, जितना टाइम इस फिल्म में लग गया, घर से तो मैं फिल्म बनाने आया था, 18 साल जो मैंने मकबरा बनाना पै गया। और ये नाज़रीन सच्ची बात है कि जब ये फिल्म बन रही थी तो लोगों ने कहा कि शाहजहां ने मुमताज़ महल के लिए ताज महल बनाया था और कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के लिए पाकीज़ा बनाई। जुगनू, ये फिल्म मेरे लिए ग्रैंड अलायंस है। ग्रैंड अलायंस? कई बार उजड़ी और कई बार बनी, कभी हाथ से पतवार निकल गया तो कभी सरमायादार। मैं तो माल गाड़ी के उस डब्बे की तरह हूँ जिसे इंजन टक्कर मार के कहीं और निकल जाता है। क्या बताऊँ आपको, 18 साल अगर मैं देसी घी के भटूरे बेचता तो कई मीना कुमारियों को मैं घर बिठा लेता और ECL में कभी मेरा नाम भी ना था। अरे जुगनू साहिबा, हम हैं साहिब जान के PRO। अरे जुगनू साहिबा, जमाना बदल गया है, ओहदे बदल गए हैं। आज के दौर का 19वें ग्रेड का ऑफिसर मान नहीं, हम तो फिर PRO हैं। जो भी चाहे कह ले, लेकिन असलियत नहीं आपकी छुप सकती। अरे सुन तो लीजिए, इनके अरूज के जमाना में हमने वो मीडिया हैंडलिंग की है जिसकी नजीर नहीं। मीडिया हैंडलिंग स्वाते मिट्टी। जुगनू जी, सियासी जमातों ने मीडिया हैंडलिंग नज़ारे लाल ही से सीखी है। जी जी साहिब जान, लगता भी है, किसी को थ्रेट, किसी को लिफाफा, किसी को कुछ, किसी को कुछ। जुगनू जी, इतना पैसा तो फिल्म के मलबूसात पे नहीं लगा जितने के ये कोल्ड ड्रिंक पी गई। नाजरीन ये सही फरमा रहे हैं। मीना कुमारी साहिबा को एक आदत हो गई थी जिसकी वजह से उनको लिवर सिरोसिस हुआ और वो इतनी छोटी उम्र में, यानी कि 1 year short of her 40th birthday, she passed away। और फिल्म जिस दिन रिलीज हुई उसके चंद हफ्ते बाद ही उनका इंतकाल हो गया। चलिए, शुक्र है खुदा का, प्रीमियर तो अटेंड किया। शुक्र है खुदा का, प्रीमियर तो अटेंड किया। प्रीमियर तो अटेंड किया, लेकिन उनका जो हाल था, आपको मालूम है ना सलीम साहब कि आखिरी अयाम फिल्म के जो थे उसमें बॉडी डबल्स इस्तेमाल हुए। मीना कुमारी इतनी ब्लोटेड थी, इतनी बीमार थी कि वो खुद एक्ट ही नहीं कर पाई। ये हाल था उनका। वो तो ठीक है, लेकिन कमाल अमरोही साहब के साथ मीना कुमारी, जिनका बचपन का नाम महजबीन बानो था, मुश्किल वक्त गुजरा, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा। उनकी अपनी औलाद महजबीन बानो की न हुई, उसके बावजूद उन्होंने बेहतरीन फिल्में बनाई और आज भी इंडिया की बेहतरीन कैरेक्टर एक्ट्रेसेस में उनका शुमार है। अमरोही साहब के हर प्रोजेक्ट में उन्होंने पूरा साथ दिया। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इसी तरह मीना कुमारी की छोटी सी जिंदगी तमाम हो गई। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे की दखड़ तेरे सूल होंडे। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। शुक्र है खुदा का, शुक्र है खुदा का कि ये हमारी महफिल में अब नहीं होंगी। पता नहीं ये दिन कब आएगा। बल्कि यूं कहिए कि तेरी महफिल में ये ड्रम ना होंगे। वाह साहिब जान वाह, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपकी दिलावेज आवाज में गीत संगीत सुनना चाहते हैं। लौट आइए ना साहिब जान, लौट आइए। अब तो हमारे जलसे भी जलसियां बन गई हैं। सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे साहिब जान, हर चलते हुए के साथ मत चला करो, कोई बर्फी खिला के बेहोश भी कर सकता है।
साहिब जान, पैरों को जमीन पर मत उतारना, मैले कुचैले हो जाएंगे। इस तो ज्यादा और की मैले होने ने। नवाब साहब साहिब जान, जल्दी तारीफ कर दें, मैं थक गई हूं, खुदा दी कसम। जल्दी तारीफ करो, उन्हें पैर धोने मुड़ के। आपके पैर देखे। 7 नंबर आउंदी, 7 नंबर। ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਰੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸੀ? नहीं, लालू प्रसाद यादव। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ। साहिब जान, हुक्म कीजिए, गुनकुली या रागेश्वरी, क्या छेड़े? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾ। ਬਈ ਪੂਰਾ ਕਲਕੱਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਛੇੜੀ ਜਾ। अगर सितार ही छेड़ना है तो फारूक सत्तार को छेड़िए। अमरोही साहब, क्या आपकी फिल्म कराची में भी रिलीज होगी? नवाब साहब, वहाँ हकीकी और मजाजी का मसला हल होगा तो पाकीज़ा रिलीज होगी। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो। नवाब साहब पहले फोन कर लें, ऐसा ना हो वो घर पे ही ना हो। नवाब साहब, अगर चांद से भी आगे कोई जगह है तो हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। साहिब जान, अगो रक्षे जाते उथे। नवाब साहब, साहिब जान, नवाब साहब, साहिब जान। तर फटे मुंह। साहब जान, कहाँ गया तुम्हारा बागपन, कहाँ गया तुम्हारा वो रूप? हाय दिल्ली के कुंवारों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा रोसा को। बस कर दीजिए नवाब साहब, मैं जिंदगी के इस मकाम पर यू टर्न नहीं ले सकती। यू टर्न नहीं ले सकती तो फिर धरने को देनी है इन्हें। ये फिल्म पाकीज़ा एक ऐसे वक्त में सेट है जबकि बड़े सगीर हिंद में चेंज आ रहा था। हिंदुस्तानी कल्चर और ये मुसलमान कल्चर की आखिरी आह, और उसके सामने ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश राज उरूज पे था। तो हालात बदल रहे थे। इन बदलते हुए हालात में जो इंटरफेस होता है रिलेशनशिप्स का, उसके अंदर फिर जो छिकाव नज़र आता है, एक तरफ बगावत, साहिब जान की बगावत, सलीम की बगावत, उनकी मोहब्बत की शिद्दत, और फिर उनका उस मोहब्बत का रंग लाना, ये एक टेंशन जो है दैट्स बिल्ट इनटू द रिलेशनशिप ऑफ चेंज इन अ सोसाइटी। इसी तरह हमारे मुल्क में भी आजकल चेंज आ रहा है। आप देख रहे हैं कि रिश्ते बदल रहे हैं, आपस में हालात वाक़यात बदल रहे हैं, और बदलते बदलते एक नया समाज बन रहा है। नवाब साहब, ये इश्कबाजी छोड़ें और बिजली दे बिल दा कुछ करो। सवेरे आखिरी तरीक जे मीटर कटिया जाना जी। पीपल्स पार्टी हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी तो साहिब जान। साहिब जान, आपके पैर देखिए, बहुत खूबसूरत। इन्हें जमीन पे मत रखिएगा, जलजिला आ जाएगा। साहिब जान, साहिब जान, ये पैर इन्हां नूं दे ही दिओ, मैं तुहानूं नवें ताइवान दे लै देना। साहिब जान, आपके पैर कहाँ गए? नवाब साहब, आपका गाय तकिया ये है। ये आपकी मीना कुमारी है, और को रजाई तय करके नहीं रखी। साहिब जान, मीना कुमारी जी सीधे हो जाओ, लगता लखनऊ च बैगन उल्टी है। मीना कुमारी सीधी हो जाए, लगता खुरे जो वैड तिलकी है। आपने दुनिया से उठते हुए तो देर नहीं लगाई, सोफे से इतनी देर क्यों? उठ जाइए, आपको मेरी कसम साहिब जान, उठ जाइए। और चवड़ा जा फंसी पई हैं। दुलारे खान जी, इन्हें सीधा तो करो। लो नवाब साहब, जो तुहाडा हुक्म है। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। इन्नी सारी गल सी। ओहो, ये क्या शोर गुल बरपा है। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकीज़ा का म्यूजिक गुलाम मोहम्मद और नौशाद ने तरतीब दिया, और इनकी अनफॉरगेटेबल मेलोडीज हैं, और ये आखिरी फिल्म साबित हुई गुलाम मोहम्मद साहब के करियर की। हमारा जी चाहता है साहब जान, आपकी आंखों में डूब जाएं। ऐसा मत कीजिए। मौसम देखिए, मौसम पुकार पुकार कर कह रहा है, मंजिया अंदर कर लो। नवाब साहब,
साहब जान, इस मौसम को देखते हुए हमारा भी जी यही चाहता है। क्या है साहब जान? मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, कर दो साहब जान, ऐसे में ढूंढ लाना। बस कर दो साहब जान। मौसम है आशिकाना, मेरी मोहब्बत की ऐ कसम, दिल तुम्हारे इन से रेशमी, उनको तुम्हारी ऐसे में साहब जान, ढूंढ लाना, तुम्हारी इस रेशमी जुल्फों की कसम, ढूंढ लाना। सारी जिंदगी तुम्हारे केसों में बिता देने को दिल चाहता है। आशिकाना, साहब ऐ दिल कहीं से साहब जान, को ताया जान, साहब जान, अंदर से तो तुम दरियाई कौड़ा निकल आई हो। बस फिर ये पीछे टांगा पा लो। इसके साथ लेते हैं ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। खान साहब, उस्ताद रईस खान साहब चंद रोज पहले कराची में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपना इब्तदाई करियर इंडिया में किया, लेकिन 1986 में बिल्किस खानम से शादी करके पाकिस्तान आ गए। सितारिस्ट थे, वोकलिस्ट थे और तानरस खान साहब जो मुगलिया दरबार के सिंगर थे, उनके खानदान में से थे। लेकिन जुगनू जी, एक बात बड़ी मशहूर हुई कि जी खान साहब, रईस खान और लता मंगेशकर की वहाँ इंडिया में कोई हॉट टॉक हुई, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान वापस आ गए। क्या ख्याल आपका? आगा साहब, मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि बिल्किस खानम जो उनकी चौथी बीवी थी, उनके साथ उनको इश्क हो गया। 1979 में उनका पहले उनके साथ मुलाकात कराची में ही हुई और साबरी बरादरान जो कवाल थे मशहूर, उन्होंने करवाई। उस वक्त उनकी दोस्ती कायम हुई। फिर उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि वो बिल्किस खानम के साथ ही अपने साल गुजारना चाहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान आए। अगर ऐसा होता तो उनके इंतकाल पे लता मंगेशकर ये ना ट्वीट करती कि सितार का जादूगर चला गया। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप जुगनू जी। मैंने तो ये भी सुना है कि रईस खान साहब, ये जो गाना था अपना, आज सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, ये जब गाना रिकॉर्ड होना था तो रईस खान साहब मुल्क से बाहर थे। तो लता जी ने कहा कि इसकी रिकॉर्डिंग उस वक्त तक नहीं होगी जब तक रईस खान साहब मुल्क में वापस नहीं आते। जी आगा साहब, बिल्कुल। आप तो पता है ना कि उस जमाने में सब कुछ लाइव होता था। आजकल तो गाना ट्रैक पे बनता है। जी जी। पहले म्यूजिक रिकॉर्ड होता है, फिर सिंगर आके अपनी वोकल्स देता है, लेकिन उस वक्त सारे म्यूजिशियंस, गाने वाले इकट्ठे हुआ करते थे। इकट्ठे ही। इस गाने के लिए वहां पर रईस खान साहब सितार पे थे और लता वोकलिस्ट थी। जब रईस खान ने अपनी सितार बजाई तो लता थोड़ी देर के लिए सुर से हट गई, क्योंकि वो महव हो गई उनकी सितार में और उनको अंदाजा ही नहीं रहा कि अब मैंने गाना है। तो उन्होंने वहां रोका और कहा, खान साहब, मैं तो इतनी महव हो चुकी थी आपकी सितार प्लेइंग में कि मैं सुर से हट गई। अब ये गाना दोबारा होगा। तो देखिए ना, ये तारीफ है और ये फन है। तो ये बताइए जुगनू ये कि लता जी को छोड़कर वो सरकारी टेलीविजन पर कैसे आए? रक्षे जो बह गए। राजी वो ऐसे आए कि वो कराची आया करते थे बिल्किस खानम को मिलने। ज़ियाउल हक का दौर था और उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे जनरल मुजीबुर रहमान। और राज कपूर और राज गफूर दो जने हैं। मुजीबुर रहमान शामी इतने पुराने हैं? असराज साहब, मैं कह रही हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना था। यहाँ पर पीटीवी लाहौर में फर्रुख बशीर थे और पीटीवी के चेयरमैन और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनरल मुजीबुर रहमान थे। उन्होंने खान साहब को दावत दी कि आप पीटीवी लाहौर आइए और यहाँ आके गाइए भी, सितार भी बजाइए। इस तरह वो यहाँ आए। तो जब वो लाहौर आए तो ये भी फरमा दीजिए कि जब उन्होंने सितार बजाया तो क्या यहाँ के पायों से उनकी खिदमत की गई? पता नहीं कि पायों से उनकी खिदमत की गई कि नहीं, पर लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने फटाफट पार्टीलेस इलेक्शन का ऐलान कर दिया। उनकी सितार से काफी बकरे मस्त हो चुके थे। यानी जनरल ज़िया भी सुर से आउट हो गए थे। वो तो बहुत आउट सन है। वो तो खान साहब 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਗ ਰੰਗ ਚ। ਬਸ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। जुगनू, टीना सानी बताती हैं कि जनरल ज़ियाउल हक म्यूजिक लवर थे
اور وہ عالمگیر کو بہت پسند کرتے تھے. ہاں جی عالمگیر نو سنتے سی لیکن امیر عالم دی نہیں سی سنتے. اورنگزیب عالمگیر کے بھی وہ بہت دل دادا تھے. ہاں جی جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ میوزک کو سنتے تھے ایک سطحی طور پہ. کہاں عالمگیر اور کہاں رئیس خان صاحب جن کی میں بات کر رہی ہوں. رئیس خان صاحب کا اپنا ہی ایک منفرد انگ تھا اور ان کا انگ جو تھا وہ خیال، دروپد اور ٹھمری کا ایک امتزاج تھا. اور وہ اس لیے کیونکہ ان کی والدہ بھی گانے والی تھی اور ان کے والد بینکار تھے تو ان کو بچپن سے ہی اس سب چیز کے ساتھ لگاؤ تھا اور بالکل اس میں رچے ہوئے تھے. جگنو جی یہ تو آپ نے درست کہا. آپ نے تو تلمیحی جگت کر دی. جی نوازش راج صاحب نوازش. لیکن زیادہ دور میں نا سنگر بڑے دھیان سے گاتے تھے. اچھا وہ کیوں؟ وہ تھوڑے بھی بسورے ہوئے تھے تانوں پتا پھر ٹک ٹکی تے لاگے کوڑے بجنے میں. آغا صاحب دیکھیے کہ ان کی بیوی بلقیس خانم کتنی بہترین مغنیاں تھیں. کیا بات. اور کتنی وہ حسین بھی تھی اور گانا کتنا اچھا گایا انوکھا لاڈلا. آپ کو پتا ہے کہ ان کی شکل کس سے ملتی؟ اچھا جگنو جی یہ بات میں کرنے والا تھا کہ ان کی شکل جو بلقیس خانم کی دیکھیں میں آپ کی مائنڈ ریڈ کر رہی ہوں. مہر النساء سے بہت زیادہ ملتی. ہماری اپنی مہرو سے. جی لیکن اس کا گانا بلقیس خانم سے 100 سال نہیں مل سکتا. اور بلقیس خانم کے اپنے بھائی بھی اتنے اچھے موسیقار محسن رضا انہوں نے پی ٹی وی پہ کتنا کچھ کیا. میڈم نور جہان کے لیے کتنے گانے بنائے. جی جگنو جی کیا یاد دلایا. وہ ترنم پروگرام ایک چلتا تھا میڈم نور جہان کا جس میں محسن رضا صاحب اور استاد نظر حسین صاحب یہ دونوں کی کمپوزیشن تھی. کیا بات تھی میڈم کی. شفون کی ساڑی اور گلے پہ نا کیونکہ ان کو اپنی جھلیوں سے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا انہوں نے ایک ریبن باندھا ہوتا ایک رومال باندھا ہوتا تھا اسی رنگ کا اسی شفون کا رومال. ہاں بالکل. اور یوں کر کے بال بنے ہونے اور انہوں نے خوب مطلب کانٹے وغیرہ. دنیا کب چپ رہتی ہے کہنے دے جو کہتی ہے مت کر دنیا کی بات سجن کہیں بیت نہ جائے رات سجن. ویسے جگنو صاحبہ رئیس خان صاحب بھی تھے اپنے گیٹ اپ وائز بالکل نواب ہی لگتے سن. وہ اپنے کام کے نواب تھے. اپنے کام کے نواب تھے بالکل صحیح. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو پرانے مغنیے تھے گانے والے لوگ تھے آرٹسٹ ہوتے تھے ان کو جو ریاستی لوگ تھے مہاراجے راجے نواب اتنا نوازتے تھے کہ وہ نوابوں کی طرح کان میں ہیرے ست لڑے کندن کے اس کے اندر پول کی چمک لی یوں کر کے سرپیچ ہاتھوں میں انہوں نے پہنی ہوتی تھی کلائیوں پہ کڑے انہوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی تھی انگلیوں میں اور ان کے پاس اتنے ہیرے جواہرات ہوتے تھے. بلکہ سنا ہے کہ مغنیاؤں کے اور گانے والوں کی ساری دولت ہی ہیرے جواہرات میں ہوا کرتی. ان کا وہ گانا مجھے بڑا پسند ہے. کون سا؟ کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا کچھ دن تو بسو میری آنکھوں. واہ آغا صاحب. جگنو جی رئیس خان صاحب کا گانا بجانا تو ایک الگ بات ہے وہ تو اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں. لیکن خان صاحب بولتے بہت خوبصورت تھے. بالکل اپنے ماموں ولایت خان کی طرح جیسے جیسے وہ بجاتے تھے ستار ساتھ تشریح بھی کیے جاتے تھے. اور کبھی کبھی ان کے ناقدین کہتے ہیں زیادہ بولتے تھے. لاہور میں ایک کانسرٹ میں کہنے لگے کہ میں ہوری دھمار کے ٹھیکے میں آج بجا رہا ہوں اور یہ اس طرح ہے جس طرح کے جنگل میں جب شیر مد میں آتا ہے تو وہ اس طرح ناچتا ہے. ہاں جی بولتے تو بہت اچھا لگتا تھا. یقین کریں ایک جگہ پہ ان کو پیمنٹ کم دی ادھر پھر بہت بولے تھے. اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک بریک. Stay with us. Welcome back. جگنو جی شاید آپ کو معلوم نہیں ہماری شہرت کے ڈنکے مزدور یونین سے یورپین یونین تک چھائے ہوئے تھے. جی ہاں یورپین یونین بچ گیا یورو کرنسی بچ گئی. فرانس میں 39 سالہ ایمینوئل میکرون پریزیڈنشل الیکشن جیت کے بن چکے ہیں اور اعتدال پسند ہیں ریفیوجیز کو ویلکم کرتے ہیں مسلمانوں سے خائف نہیں. لیکن خبر یہ نہیں خبر یہ ہے کہ ان کی بیگم ان سے 25 سال بڑی ہیں. جی ہاں مادام میکرون 65 سال کی ہیں. اوہو یعنی انہاں تو 25 سال وڈی ہے جناب. تے انہیں کی خاوند نو پال کے بیاہ کیتا اسی طرح ہی ہوا. وڈی ہے تے انہیں عقل دیتی ہے نا تے جتیا ہی. ان کی استانی تھی ان کو اسکول میں پڑھاتی تھی. ان کی پہلی ملاقات تب ہوئی جب میکرون 15 سال کے تھے اور یہ ان سے 25 سال بڑی تھی. اور ان کا جو ایبسلیوٹلی ریلیشن شپ تھا وہ تب شروع ہوا جبکہ وہ 17 سال کے ہوئے. ماں باپ خوف کے طاری ہو کر
ان کو وہاں سے بھگا دیا جہاں وہ رہتے تھے اور کسی اور اسکول میں پیرس میں داخل کر دیا اور امید یہی کی کہ اب یہ قصہ تمام ہو جائے گا. لیکن میکرون جو ہیں وہ اتنے مستقل مزاج ہیں کہ انہوں نے اپنا پہلا اور آخری لو نہیں چھوڑا. میں سمجھ گیا بھاجی یہ پڑھن نہیں سی جانا سے پونڈی کرن جاتا. یعنی میکرون مائکرو مینجمنٹ میں ماسٹر نکلے. میکرو مینجمنٹ میں، مائکرو میں نہیں، میکرو میں نکلے. انہوں نے اپنی زندگی کا پلان ایک ایسی خاتون کے ساتھ بنایا جس کی نہ عمر دیکھی، نہ دیکھا کہ اس کے 3 بچے ہیں، بلکہ اس وقت 2 بچے تھے اور 2 بچے ایمینوئل میکرون سے بڑے ہیں. کچھ نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ ساتھی کس قسم کی. ویسے جگنو عمر چ وڈی عورت نہ بیاہ کرن دے فائدے بڑے نے. اچھا ہاں جی، بندہ وہ رومانٹک سانگ بھی سن سکتا، لوری بھی سن سکتا. جگنو کہ بندہ پیسے بچتے نے، تحفہ اچھا دینا، کھنگ دا سیرپ لے کے دے دیتا، سر درد دیاں گولیاں لے کے دے دیتی ہیں، وہ تو پنگوڑا لے کے دے دے، ایک لالی پاپ لے کے دے دے، ایک چھنکنا لے کے دے دے. اور اسے شادی کرنے کا ایک نقصان بھی ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ بعض چگلے کہتے ہیں بھاجی یہ بچہ تھوڑے نال. فرانس کی تہذیب دیکھیں، یہاں پر عمر یعنی کہ ایجسٹ جسے کہتے ہیں کلچر، یہ بالکل نہیں ہے. یہاں پر تجربہ، یہاں پر عقل، یہاں پر دانش، اس کی جو ہے وہ مانگ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو پیرس کے امام ہیں انہوں نے اس الیکشن کیمپین کے دوران کھل کے کہا کہ جو بھی مسلمان ہے فرانس میں، یا الجیرین ہے یا موروکن ہے یا سب کانٹیننٹ سے آیا ہوا ہے، پاکستانی، ہندوستانی، وہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں شامل ہو کے ایمینوئل میکرون کو ووٹ دے. کیونکہ ان کے مخالف تھی مرین لپین جن کو 35% ووٹ ملے اور میکرون جن کو 65% ووٹ ملے. کیونکہ مرین لپین ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں فرانس کے دروازے بند کرو، ریفیوجیز نکالو، سیریا کی جنگ سے ترک کر لو. جو لوگ وہاں سے جنگوں سے بچھڑ کے آئیں یا جنگوں سے ریفیوجیز بن کے آئیں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے یورپ میں. اور جو لوگ کتنے سالوں سے اور کئی میں کہتی ہوں پشتوں سے فرانس میں مقیم ہیں، ان کا بھی فرانس پہ کوئی حق نہیں. تو یہ بہت خوشائند بات ہے کہ فرانس کی اکثریت نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے. تو پھر جگنو مخالفین یہ ضمانتاں ضبط ہو گئی ہوں گی. بالکل، میں نے سنا ہے کہ جو مسلمان باشندے ہیں فرانس کے، اگر وہ ترکش ہیں تو انہوں نے بکلاوا بانٹا ہے، اگر وہ موراکن ہے تو انہوں نے مالی بانٹا ہے جو کہ ان کی فیمس سویٹ ہے، اگر وہ دیسی ہے تو انہوں نے برفیاں لڈو بانٹے ہیں. بالکل ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. جگنو جڑے ادھر تے دیسی نے انہوں نے تے نمک پارا بدانا ونڈیا ہونا ہوتا. نہیں بیٹے انہوں نے مرونڈا ونڈیا ہے، پھلیاں ونڈیاں نے، بیر ونڈے نے، پھلیاں ونڈیاں ہوئی باندراں لی غذا یاد ہے. اچھا یہ بکلاوا کی ہوتا ہے جی؟ بکلاوا ہوتا ہے جو ترکی میں ایک سویٹ کھائی جاتی ہے، اس کے اندر پیسٹری کے لیئرز ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر شہد ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پستہ ہوتا ہے، پھر بادام ہوتا ہے، پھر پیسٹری کے لیئر ہوتے ہیں، پھر اس میں شہد ہوتی ہے. بھاجی یہ سارا کچھ اندر ہی ہوتا، کوئی چیز باہر نہیں پئی. سلطان سلیمان بھی یہی کھاتے تھے تپکپی پیلس میں. سارے عثمانیہ کی سلطنت کے دوران یہ ایجاد ہوئی مٹھائیاں، کیونکہ لوگوں کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں تھا. جو تسی دس رہے ہو نا، اتنی مہنگی چیز جڑی نے چھوٹا بچہ بیچ کے تاں بنانی ہے. بالکل یہ بڑی مہنگی مٹھائی ہے اور لوگوں کی آپ خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے. یہ بکلاوا اتنا مہنگا کیوں ہے؟ بھائی پستہ ہے، بادام ہے، شہد ہے، پیسٹری ہے اور پتہ نہیں کیا کہ ہاں عرقی گلاب بھی ہے، اس میں زعفران بھی ہے. او دے بھائی جان بادام پاؤ، شہد پاؤ، پستہ پاؤ، کر دیا 4 پائیاں پاؤ، ڈبل بیڈ پاؤ، چھوٹا منڈا پاؤ، تایا پاؤ، ابا وچ پاؤ، دونوں پھٹیاں چوک وچ پاؤ. بیڑے گھر کو کہ یار کیڑا بکلاوا یار. آپ پہ تو بالکل نفاست بالکل ضائع ہے آپ کے اوپر. آپ کے ساتھ کوئی نفیس بات ہی نہیں ہو سکتی. یہاں پر کیا کرتے ہیں آپ؟ چھوٹی موٹی چیز نہیں ادھر آؤ آغا صاحب، میں تھوڑی کلاس لوا. جگنو آپ نے ان کی مستقل مزاجی کا تو ذکر کیا ہے، لیکن یہ بھی بتائیں کہ ان کی وائف کا ان کی ترقی میں کتنا ہاتھ تھا؟ بے زنیرہ یہ تو obvious ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے. دیکھیں نا کہ انہوں نے اتنی ابتدائی زندگی میں ایمینوئل میکرون نے ایک یہ فیصلہ کیا کہ یہی خاتون میرے لیے ہے، یہی میری جیون ساتھی ہے. انہوں نے سب کچھ مل کے کیا. اب دیکھیں کہ ایک مرد اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے. اس کے 3 بچے تھے جب اس کی شادی ایمینوئل سے ہوئی اور انہوں نے اپنی اولاد نہیں کی کیونکہ وہ خاتون اس وقت
औलाद की सिचुएशन से गुजर चुकी थी और उन्होंने अपने स्टेप चिल्ड्रन जो उनसे दो तो उनसे उम्र में बड़े अपना लिए, अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिए। अब जब एक मर्द इतनी कुर्बानी दे सकता है एक औरत के लिए, तो एक औरत मर्द के लिए क्या क्या कर सकती है? बिल्कुल। इतना बड़ा कारनामा किया उस बंदे ने। पिछले साल नई पार्टी बनाई, इस साल जीत गया। इस साल सदर बन गया जी। बड़ी देखो बच्चे ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਕਿ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 2 ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਬਣਾਂਗੇ। वैसे वो क्या कहता होगा, मुझ पे रहम करो, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं। इसी तरह की कोई बात बेचारे शायद करते भी हों, लेकिन ऐसी सॉलिडारिटी मैंने राज साहब पहले नहीं देखी। तभी मैं कहूं ये क्या बात है। जैसी आपकी और मीना कुमारी की मिसाली, महजबीन बानो की मिसाली जिंदगी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। कमाल थी। हम तो कहते थे आपके पैर देखे बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएं। वाह वाह वाह। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। लेकिन मुझे ये बताएं मेहरू और जुनैरा, आप खवातीन हैं, मैं तो बचपन में देखती थी कि हमारे घर के जो बड़ी खवातीन थी वो पैर पे मेहंदी लगाती थी जी। अब तो पैरों पे मेहंदी कोई लगाता ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਰ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਾਜੀ ਜੁਗਨੂ ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਗਲੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਣ ਮਹਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। जुगनू, अब लड़कियां पाँव पे मेहंदी नहीं लगाती, बालों पे कलर लगाती हैं, मुंह पे ब्लीच क्रीमें लगाती हैं। आप भी थोड़ी सी ब्लीच लगा ले, कोई मुजायका ना होगा। भाई हमारी बात तो ब्लीच में ही रह गई। कितने विटी राजकुमार साहब। हम तो कहते थे साहेब जान आपके मेहंदी में रचे पैर देखे बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएं। अच्छा चद्दर इंजी ले मैं पिंडों तूड़ी लेना आया। पैरों में मेहंदी तो छोड़िए, हाथों पे भी मेहंदी कोई नहीं लगाता। अब तो लड़कियां बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के ड्यू ड्यू करती हैं। हाँ जी, अपने हथ रंगन दी बजाय अगलियां दे मुंह रंगन डई हैं। इसमें भी क्या बुरी बात है? आपने सुना? सुनहरा भी एक दिन पाने लगी सी बॉक्सिंग ग्लव्स, एक ग्लव्स दे विच वड़ गई आप। और बिल्कुल जुगनू, आसफा और बख्तावर की मिसाल आपके सामने है, उन्होंने भी हाथों पे बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए हैं। अब कौन मेहंदी लगाता है? और बॉक्सर आमिर और फरियाल के साथ वो सुना है पूरी वो हत्थम गुल्ला हुई हैं। बिल्कुल। और उन्होंने उनके साथ बॉक्सिंग की है, ट्रेनिंग भी ली है। बिल्कुल। पता नहीं फरियाल को सिखाया आमिर को बॉक्स करना कि आमिर को सिखाया फरियाल को बॉक्स करना। एक वो अपने दिफा से सीख रही है, इत्थों दे सियासतदान वास्ते। आप जैसे मर्द होंगे ना इस माशरे में तो अपने दिफा के लिए ही सीखेंगे। ਇਹ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਸਮੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। आपकी सबकी बेगमात मेरे साथ खुफिया तौर पे फोन पे हैं, वो मुझे आपकी मुखबरियां देती रहती हैं, लो जी, मुझसे सलाह मशवरे लेती रहती हैं। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸ਼ੋ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਬੁੱਢੀ ਬੜੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਾ। बखुदा वो जुगनू की वजह से नहीं, हम ही गुस्ताखी कर बैठे। ओ भाई ओ राज कमियार, ओ यार चलो जुगनू जी ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਔਰਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜੀ? ਹੈਲੋ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਤਿੱਖਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। बखुदा हमने कोई ऐसी वैसी गुस्ताखी नहीं की, हमने तो सिर्फ ये कहा था आपके पैर देखे बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पे मत रखिएगा। एडा बाअदब आशिक, तू पैरों तो सिवा किधरे नहीं देखता। नहीं वो सच्ची होने के इन्हें तो मैंने सारी जिंदगी नहीं किया जेडी गल है भाई कह रहे कि आज भी शो का वक्त खत्म हो गया है। अब आपसे इजाजत लेते हैं, कल मिलेंगे, खुदा हाफिज।